हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम आज ग्रेविटेशन लेसन का लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं और इस लेक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो समझेंगे ही, मगर उसके पहले what is the acceleration only? Acceleration means the rate of change of velocity according to the Newton's second law of motion, that is law of momentum. Force is equal to क्या होता है? mass into acceleration। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मास होगा और उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको पर्टिकुलर कुछ मास होगा। If I throw that ball by applying a muscular force, then that ball's velocity will change. So the rate of change of velocity is called as acceleration. तो अगर rate of change of velocity मतलब acceleration है, तो अगर मैं वही बॉल अगर ऊपर फेंकता हूं तो उस बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एट फाइनल इट्स वेलोसिटी बिकम 0 और फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वो टुवर्ड्स द अर्थ आता है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि बॉल ऊपर क्यों गया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगाया। मगर यहां से आगे वाला जो सिनेरियो है उसको आप कंसीडर करो। बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट? और क्यों चेंज हो रही है? मेरे फोर्स के वजह से चेंज हो रही है क्या? नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज हो रही है, राइट? अब बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? 0 होने के बाद फिर से जब नीचे गिरने लगेगा, एट द टाइम ऑफ कमिंग डाउन, एट द टाइम ऑफ डिसेंट, वेलोसिटी विल इंक्रीज। ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ व्हाट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, तो बॉल को कुछ ना कुछ मास है, राइट? और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसका लग रहा है? अर्थ का। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है। और इसके वजह से जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। मगर ये एक्सेलरेशन किसके वजह से है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसलिए जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से। तो जब भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो? चेंज हो, तो अगर वो हो रही है अर्थ के ग्रेविटी के वजह से, तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे हम? बॉडी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बॉल के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा अर्थ के फोर्स के वजह से, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किसके वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी है। अब खुद अर्थ के पास भी एक्सेलरेशन है। अर्थ के पास भी खुद क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का क्या होना? चेंज होना। और हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था कि वेलोसिटी कब चेंज होती है। लास्ट ईयर क्या, अभी लेसन के स्टार्ट में ही कुछ लेक्चर्स में, स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि वेलोसिटी चेंज को हम एक्सेलरेशन तो कहते हैं, मगर वेलोसिटी किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड है? ऑब्जेक्ट के स्पीड के ऊपर और ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। ओके, अगर क्या होता है? स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के एट द टाइम ऑफ मोशन चेंज हो रही है, तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, फिर भी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती ही है। ये हमने 9th में भी स्टडी किया है, लेसन के स्टार्ट में भी स्टडी किया है। तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के वजह से, ये तो समझ में आ गया, मगर खुद अर्थ के पास भी एक्सेलरेशन है जो उसके खुद के और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। अब कैसे? देखो, जब हमने केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है
कि अर्थ जो रिवॉल्व होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है। इसको दो फोकस होते हैं इलिप्स को। फॉर एग्जांपल सन यहाँ पे है, ओके, अर्थ यहाँ पे है। अब ये जो इतना रीजन है, इस रीजन में अर्थ जब क्या होगी, सन से क्लोज होगी, ओके, जो डिस्टेंस है वो कम होगा, तो जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है। जब अर्थ सन से क्लोज होती है तो फास्ट क्या करती है, रिवॉल्व करती है। और यहाँ पे अगर अर्थ होगी, यहाँ से आगे वाला जो इतना रीजन है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सन का और अर्थ का, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। मतलब इस रीजन में वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज्ड है, और इस रीजन में अर्थ की वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी कहे या स्पीड कहे आप, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अर्थ की डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड में। अगर अर्थ यहाँ पे है तो इस साइड में डायरेक्शन है, यहाँ है तो इस साइड में, यहाँ है इस साइड में। डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या, नहीं, स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है, और डायरेक्शन भी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ अर्थ चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ अर्थ चेंजेस, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ अर्थ आल्सो चेंजेस, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, and this acceleration is because of the gravitational force of sun as well as earth also. That's why we can say that earth also have, okay, earth also have acceleration in it because of its gravity, that is called as acceleration due to gravity. मतलब मैंने दोनों सेंस में समझा दिया आपको कि ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और खुद अर्थ के पास भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज it is the acceleration produced by gravitational force, and we know that the force of gravitation is directed toward the center, that is the centripetal force, okay. That's why acceleration due to gravity also have the same direction toward the center of the earth. That's why the acceleration due to gravity is also a vector quantity. Generally we take the value of acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, and this is the constant value on the surface of earth, okay. earth के surface के ऊपर ये value constant है. This value do not depends on mass of object or any other property of object. ये जो value है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि बॉल को मैंने थ्रो किया, अगर मैं क्या करता हूं, हाफ केजी का बॉल थ्रो करता हूं, 1 केजी का बॉल थ्रो करता हूं, दोनों का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ग्रेविटी की वजह से सेम रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर या अदर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ये अभी आपको आगे भी समझ में आएगा। फिर किसके ऊपर डिपेंड है, फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट के मास के या अदर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड नहीं है। तो फिर किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ। रेडियस और मास ऑफ अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो डिपेंड है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कि फॉर्मूला सॉल्व करना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले फ्रॉम पहले हेडिंग डाल लेता हूं, देखो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शॉर्ट में लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इक्वेशन नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसे मैं बोलता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। अब फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फॉर्मूला याद आ रहा है, न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r द स्क्वायर।
यहाँ पे कैपिटल M का मतलब अर्थ का मास है, स्मॉल m का मतलब ऑब्जेक्ट का मास है, रेडियस है अर्थ की, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो डिस्टेंस कितना है, अर्थ के रेडियस जितना। ओके, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिया हमने, रेडियस ली। ये हमने एग्जांपल सॉल्व करते वक्त भी बताया था, फिर से एक बार आप न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो देख सकते हो। तो इसे मैं कह सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, जनरल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दोनों ही क्या है, फोर्स है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या है, इक्वेशन 1 और 2 में जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए मैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे दोनों ही क्या है, फोर्स है। इफ लेफ्ट साइड्स आर इक्वल देन राइट साइड आर आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई इस F के प्लेस पे मैंने रखा m इंटू ए और ये एज इट इज। यहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कैंसल हो गया। यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से, इसलिए मैं इस एक्सेलरेशन को लिखूंगा g। ओके, और ये फॉर्मूला मिल गया हमें Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है Gm अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे g पता है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, m मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो यहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m क्या हो गया, कैंसल हो गया, मींस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑन एवरी प्लेस ऑफ अर्थ। सभी ऑब्जेक्ट के लिए, वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी प्लेस हो अर्थ के ऊपर, सभी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। और वो कितनी है वो अभी कैलकुलेट करेंगे, पहले भी मैंने बताया आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग पेज नंबर 11 के ऊपर एक डू यू नो दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग। उसके अंदर सिंपल सी बात दी हुई है कि गैलीलियो ने, इटली का एक सिटी है जिसका नाम है पीसा, इटली में एक सिटी है पीसा नाम की, वहां पे उसने 1590 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि दो ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे उसने ड्रॉप किया, और सेम टाइम पे ड्रॉप करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुए, सेम टाइम पे अर्थ के ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब अर्थ क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से क्या करती है, खींचती है। ओके, तो ये जो आइडिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डोंट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये आइडिया किसने निकाली, गैलीलियो ने 1590 में। मगर हम क्या करें, नीचे वाले पैराग्राफ में दिया है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द फीदर ऑफ बर्ड एंड वन हेवी बॉल and if we drop the both things, then what will happen, that ball will comes down faster and that feather will float into air and after some time it will fall down। अगर हम एक हेवी बॉल लेते हैं और फीदर लेते हैं तो बॉल जल्दी नीचे गिर जाएगा, मगर फीदर क्या होगा, ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, मास कम है तो एयर का जो बायोंट फोर्स है, बायोंट फोर्स हमने फोर्स के टाइप में समझाया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं एयर और वाटर, जब उनके अंदर ऑब्जेक्ट नीचे क्या होता है, गिरता है, तो ये एयर या वाटर उसको क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो जब बॉल नीचे गिरेगा तो बॉल का मास ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर एयर का बायोंट फोर्स, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, इसलिए वो जल्दी नीचे आ जाएगा। अब जो एयर का बायोंट और फ्रिक्शनल फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, फीदर का मास कम होने की वजह से उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट नीचे फास्ट आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट धीरे से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, और दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, अर्थ दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, मगर एक का मास ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है, कम लग रहा है, और एक का मास कम होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स, बायोंट फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो हम अगर
क्या करे, वैक्यूम क्रिएट करे। जैसे ये रूम है, इस रूम में मैं क्या करता हूं, पूरी एयर जो है कंप्लीटली रिमूव कर देता हूं, तो यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसको बोलेंगे हम वैक्यूम। अब जब वैक्यूम में मैं दोनों चीजों को ड्रॉप करूंगा, देन दैट बोथ थिंग्स फॉल डाउन एट द सेम टाइम ऑन द अर्थ। दोनों ही चीजें सेम टाइम पे क्या होगी, अर्थ के ऊपर फॉल करेगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो है, लिंक आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वैसे वही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जो साइंटिस्ट है वो एक वैक्यूम चेंबर बिल्ड करते हैं, उसके अंदर की पूरी एयर रिमूव करते हैं, ओके, और फिर दोनों ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। तो ऑब्जर्व करोगे आप, दोनों ही ऑब्जेक्ट वैक्यूम में सेम टाइम में क्या होंगे, नीचे आएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली यहां पे भी प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, सेम ही है, अलग अलग नहीं है। तो वैक्यूम है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम नीचे गिरेंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये प्रूव हो गया कि ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर या अदर प्रॉपर्टी के ऊपर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है सॉल्व करके। वैसे वैल्यू तो हमें पता है, मगर फिर भी एक बार क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। g(m(r²), g का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ और r रेडियस ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, जो हमें वैल्यू है वो निकालनी है g की, और फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, g(m)(r²). तो अब जो वैल्यू होगी g की वो कितनी है पता है हमें, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू कैपिटल G की। उसके बाद मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है। उसके बाद जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस है अर्थ की, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास G इज इक्वल टू g(m)(r²). ओके, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, यहाँ पे r का स्क्वायर है इसलिए वहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे जो पॉइंट से उनको मूव करते हैं, कितने प्लेस पॉइंट मूव होगा, यहाँ पे 2 प्लेस राइट को यहाँ पे मूव होगा और 1 प्लेस यहाँ पे राइट को मूव होगा। तो क्या आंसर आएगा फिर, नेक्स्ट स्टेप 667 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻11 एज इट इज, देन 6 इंटू 10⁻24 एज इट इज अपॉन, यहाँ पे एक प्लेस आगे गया तो 64 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 667 और 6 की। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 667 को 6 से तो हमें आंसर मिलेगा 4002। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 667 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन आता है 4002। अब इनके बाद -11 -2 कितना हो गया, -13, और -13 ये यहाँ पे +24 है, 24 - 13 कितना आंसर आएगा, 10⁻11। कितना आंसर आएगा, 10⁻+11, क्योंकि 24 माइनस क्या है, 13 है, -11 -2 -13, 24 - 13 10⁻11। यहाँ पे क्या होगा, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर कितना है, 64 का स्क्वायर आता है 4096। कितना स्क्वायर है, 4096, ये 64 का स्क्वायर है। अब इसके बाद ये 6 - 1 क्या आएगा, 5, और ये 5 का क्या है स्क्वायर, 10⁻5 का स्क्वायर, मतलब पावर की और स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन होती है, ये हमें पता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 10⁻5 2 10। ओके, ये हो गया एक स्टेप, बस मैंने कम सॉल्व की यहाँ पे, एक स्टेप चाहे तो आप बढ़ा सकते हो। 667 इंटू 6 4002
-11 -2 -13, 24 -13 10 टू द पावर +11 क्योंकि 24 प्लस है। 64 का स्क्वायर 4096, 6 - 1 5, 5 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर 5 टू द 10, 10 टू द पावर 10। अब क्या होगा, ये 10 जो है यहाँ पे प्लस में है, वहाँ ऊपर किस में जाएगा, इनवर्स में, माइनस में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी फिर, 4002 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 4096 एज इट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 11 - 10, 10⁻1 रहेगा बस, 4002 इंटू 10 टू द पावर 1 अपॉन 4096। ओके, अब यहाँ पे ये जो 10 टू द पावर 1 है, ये इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4002 को तो वो हो जाएगा 40,020, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये हो गया आपका 40,020, एक जीरो बढ़ गया उसके ऊपर, और ये अपॉन में क्या है 4096 एज इट इज। जब आप 4096 से 40,020 को डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द आंसर G इज इक्वल टू 9.77। ये हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 9.77027, ऐसे आंसर आता है आगे, तो हम यहाँ 7 के प्लेस पे क्या ले लेते हैं 8। तो ये हो गया हमारी G की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, मगर जस्ट फॉर प्रैक्टिस हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया कि ये 9.8 वैल्यू कैसे आएगी। आपके टेक्स्ट बुक में 9.77 तक ही दिया है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहीं तक भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आपने बस इतना याद रखना है कि जो वैल्यू है वो G की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जस्ट मैंने फॉर इंफॉर्मेशन आपको ये सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अब इसके बाद आपके वहाँ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट में वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी। क्या होगा अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, gravitational force is applicable for all the spheres of earth. It is applicable for atmosphere, hydrosphere as well as lithosphere. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही, ग्रेविटी के वजह से ही जो लिथोस्फेयर है वो अटैच्ड है, जो हाइड्रोस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर है। ओके, वाटर अर्थ के ऊपर है, नहीं तो हमें पता है वाटर में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ग्रेविटी उसको सेंटर की ओर नहीं खींचेगी तो वाटर क्या हो जाएगा, फिर स्पेस में पूरी तरह से फैल जाएगा। और वैसे ही एटमॉस्फेयर भी होगा, एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, पूरा स्पेस में चला जाएगा। अब हाइड्रोस्फेयर नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, तो लिविंग थिंग यहाँ पे लिव कर पाएंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। दैट्स वाई if there were no gravity on the surface of earth, then the atmosphere and the water in the hydrosphere will spilled out or go into the space and no life possible on the earth surface. Without water, earth एक ऐसे stone हो जाएगी, या वो stone भी नहीं रहेगा, पूरी earth space में क्या हो जाएगी, mix हो जाएगी। Then next वहाँ पे पूछा है, what would happen if the value of capital G was twice as large. Think about it में ये ऊपर के साइड में पूछे हुए क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन उसमें, कि अगर G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, डबल, तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा अगर हम कैपिटल G की वैल्यू को डबल करते हैं तो। अब कैपिटल G हमने कहाँ पे देखा है, दो जगह पे, एक न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और एक कहाँ पे, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो दोनों जगह पे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लूँ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप लॉन्ग फॉर्म में लिखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, Gm/r², और यहाँ पे G का फॉर्मूला क्या है, Gm/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो अभी हमने इसी पीरियड में सॉल्व किया इसका एक्सप्रेशन।
तो इनको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो g न्यू की वैल्यू रखनी है वो कितनी रखनी है, 2g, क्योंकि दिया है वहाँ पे कि न्यू वाला जो g है, मतलब न्यू वर्ड यूज नहीं किया है, मगर वैल्यू तो न्यू कंसिडर करनी है ना, कि g क्या हो गया, डबल हो गया। तो g न्यू मैं इंडिकेट कर रहा हूँ 2g, यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, g न्यू इज इक्वल टू 2g। तो इन फॉर्मूलाज में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो फोर्स भी न्यू आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी न्यू हो जाएगी वैल्यू g की न्यू होने की वजह से। तो यहाँ पे g के जगह पे कितना रखना है, 2g, और ये m अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे भी g के प्लेस पे कितना रखना है, 2g, ये 2g m अपॉन आर स्क्वायर। क्या किया मैंने, बस यहाँ पे g के प्लेस पे कितना रखा, 2g, यहाँ पे भी g के प्लेस पे कितना रखा, 2g। तो आप अगर ऑब्जर्व करो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ सेंटेंस लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो न्यू फोर्स है वो डबल होगा GMM अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो ओल्ड वाला फोर्स है उसके, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर g की वैल्यू डबल हो गई तो। वैसे ही यहाँ पे देखो GM अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस पे मैं इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, ओल्ड वाला g। तो जो g न्यू है वो डबल हो जाएगा ओल्ड वाले g के। तो अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम डबल करते हैं तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ g बिकम डबल, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम डबल। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करके लिख सकते हो। बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए इसका रीजन कि क्यों हमने इक्वेशन लिखा। नोट्स में मैंने ये सॉल्व करके दिया है, मगर नॉर्मली कुछ स्टेप्स नोट्स में मैंने कम कर दिए थे, यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपांड करके आपको सॉल्व करके बताया। आपको नोट्स का समझ में आता है तो नोट्स लिखो, एक स्टेप कम है बस उसके अंदर, बाकी सब एज इट इज़ है। आप ऐसे लिखो या नोट्स में से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसी पेज के ऊपर कैन यू टेल, पेज नंबर 8 के ऊपर ही पूछा है कि क्या, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ on the surface of earth if its mass was twice large and radius become half। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कि जो मास है वो कितना हो जा रहा है अर्थ का, कितना हो रहा है मास कितना लेना है, डबल 2m, और रेडियस कितनी लेना है, हाफ। ओके, इसको मैं न्यू मास और इसको न्यू रेडियस बोलूंगा, कि जितना मास है उसके डबल है न्यू वाला मास, और जितना रेडियस है उसके हाफ है न्यू वाली रेडियस। ये दिया है और हमें पूछा है कि g की वैल्यू क्या होगी, फिर जो g न्यू होगा, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो क्या होगी। सबसे पहले हमें ये पता है कि g का फॉर्मूला क्या है, g का फॉर्मूला है GM अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा, GM अपॉन आर स्क्वायर। मगर मुझे वैल्यू g न्यू की निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास की वैल्यू न्यू वाली दी है वो रखनी पड़ेगी, और रेडियस की वैल्यू जो न्यू वाली है वो रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला वही है, GM अपॉन आर स्क्वायर है, बस यहाँ मास न्यू है और रेडियस भी क्या दी है, न्यू दी है, इसलिए मैंने मास न्यू रेडियस न्यू लिखा। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखो G न्यू इज इक्वल टू कैपिटल G एज इट इज, मास न्यू कितना है 2m अपॉन रेडियस न्यू कितना है r अपॉन 2। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। तो क्या आएगा आगे, इसको रीअरेंज करता हूँ, ये 2gm, g इंटू 2 इंटू एम लिखा तो वही मीनिंग है, 2 इंटू जी इंटू एम लिखा तो वही मीनिंग है, बस मैंने 2 नंबर को साइड लिया। r का स्क्वायर, r ज स्क्वायर, r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब ये जो टर्म है यहाँ पे किसमें है, डिवीजन में। अगर इसको मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेता हूँ तो इसका क्या होने वाला है, इनवर्स। तो देखो 2gm, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा मतलब 1, ये टर्म डिवाइड में थी ऊपर मल्टीप्लाई में चल गया और इनवर्स हो जाएगी तो हो जाएगा 4/2। क्या हो जाएगा ये 4/2। अब यहाँ इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉरी, ये 4/r स्क्वायर, 4/2 नहीं,
4/r²। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये gm एज इट इज और r² इंटू 1 एज इट इज। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, gm/r² फ्रॉम इक्वेशन 1, gm/r² की वैल्यू कितनी है, g है, तो मैं वहां पे लिख सकता हूं फिर g न्यू इज इक्वल टू gm/r² फ्रॉम इक्वेशन 1, gm/r² इज इक्वल टू g, वो 8 एज इट इज और gm/r² की जगह ओल्ड g। तो न्यू वाले g की जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो वैल्यू कितनी होगी, 8 टाइम्स ऑफ द ओल्ड वैल्यू ऑफ g। बहुत ही सिंपल था, पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा, फिर g न्यू के लिए मास न्यू और रेडियस न्यू का जो वैल्यू दिया है वो हमने पुट किया, जस्ट यहाँ पे ये 2 यहाँ पे लिखा, रीअरेंज किया, उसके बाद r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ पे नीचे डिवाइड में है, इनको मल्टीप्लाई में लेके इन्वर्स किया, 4 2 ज़ा 8 आया, और ये gm एज इट इज r² इंटू 1 r²। ये gm/r² जो है वो ओल्ड g है, तो न्यू वाला g का वैल्यू हो गया 8 टाइम्स ऑफ द ओल्ड g। तो अगर मास को अर्थ के डबल करते हैं और रेडियस को हाफ करते हैं, तो जो न्यू g की वैल्यू होगी ओल्ड g से कितने टाइम ज्यादा होगी, 8 टाइम्स ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि अगर मैं मास को क्या करूं, मास में 3 टाइम कर दूं 3m, और रेडियस को मैं क्या कर दूं 4 टाइम लेस कर दूं, मास को 3 टाइम इंक्रीज कर दूं और रेडियस को 4 टाइम डिक्रीज कर दूं, तो जो न्यू वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितने टाइम होगा, ये आपको 3m और r/4 ये वैल्यू लेके सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो होप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट पीरियड में हम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, जो आपके बोर्ड एग्जाम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो देखने वाले हैं। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, एज वेल एज इन नेक्स्ट पीरियड वी विल सी अबाउट द मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये दोनों कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टू देन बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से स्टडी भी करो।